हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ चिक पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि चिक के अंडा जो होता है उसकी संरचना क्या होती है और उसमें क्लीवेज किस प्रकार से होता है। अब क्लीवेज के बाद हमने ब्लास्टुला तक पढ़ लिया था। अब है इसके बाद हम पढ़ते हैं फैट मैप ऑफ डिस्को ब्लास्टुला। जैसा कि हमने पहले बताया कि विभिन्न तरीकों द्वारा कोरक के संभावित रेखाचित्र बनाए जा सकते हैं, जैसे वाइटल स्टेनिंग द्वारा, कार्बन पार्टिकल्स द्वारा, रेडियोएक्टिव थाइमिन द्वारा। इन्हीं विधि द्वारा मुर्गी के कोरक बिंब के भी संभावित रेखाचित्र बनाए जा सकते हैं। कोरक बिंब में दो स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं। इनमें पारदर्शी क्षेत्र जो है वो तो एरिया पेलोसिडा और अपारदर्शी क्षेत्र जो है वो एरिया ओपेका कहलाता है। इनमें से अपारदर्शी क्षेत्र का भ्रूण से कोई वास्ता नहीं होता, अर्थात ये क्षेत्र भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेता, बल्कि ये भाग अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन व एरिया वेजिकल्स का निर्माण करता है। ये भाग पीतक के पाचन में भी भाग लेता है। तो ये हमने इसका अंडे का फैट मैप बना रखा है ब्लास्टुला का। इस तरह से इसमें दिखाई देता है, कुछ भाग पारदर्शी होता है और कुछ अपारदर्शी होता है। पारदर्शी क्षेत्र जिसे हम एरिया पेलोसिडा कहते हैं कि एपिब्लास्ट तथा हाइपोब्लास्ट भ्रूणीय विकास के दौरान विभिन्न संभावित क्षेत्रों का निर्माण करती हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, एपिब्लास्ट का अग्र 2/3 भाग संभावी एक्टोडर्म बनाता है। इसका अधिकांश भाग संभावी एपिडर्मिस और अतिरिक्त भ्रूणीय एक्टोडर्म का निर्माण करती है। सेकेंड, एक्टोडर्म क्षेत्र का पश्च अर्धचंद्राकार भाग संभावी तंत्रिके क्षेत्र का निर्माण करते हैं। थर्ड, तंत्रिके क्षेत्र के ठीक पीछे का भाग संभावी नोटोकोड का निर्माण करता है। फोर्थ, नोटोकोड के पीछे वाला भाग प्रीकोडल मेसोडर्म का निर्माण करता है। फिफ्थ, प्रीकोडल क्षेत्र के दोनों ओर का भाग पार्श्वीय मेसोडर्म प्लेट का निर्माण करते हैं। तो ये है ब्लास्टुला के बाद जो भी निर्माण होता है। अब आता है गैस्टुलेशन। मुर्गी के अंडे में अधिक पीतक के कारण इन गैस्टुलेशन की क्रिया मेंढक में एम्फिओक्सिस की तुलना में लंबी अवधि की तथा अधिक रूपांतरित प्रकार का होता है। गैस्टुलेशन के दौरान होने वाली आकारिक के निर्माण गतियों द्वारा विभिन्न स्तरों का निर्माण होता है। इन गतियों द्वारा एपिब्लास्ट की एक्टोडर्म से संभावित मेसोडर्म को पृथक कर इसे निश्चित स्थान तक पहुंचाया जाता है। गैस्टुलेशन के दौरान विभिन्न आकारिक के निर्माण गति द्वारा निम्न संरचनाओं का निर्माण होता है। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टार्ट। तो ये 3 स्टेप जो हैं गैस्टुलेशन में पाए जाते हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। ब्लास्टुलेशन के दौरान डिलेमिनेशन की क्रिया द्वारा कोरक चम से बड़ी पीतक युक्त कोशिकाएं पृथक होकर हाइपोब्लास्ट का निर्माण करती हैं। ये हाइपोब्लास्ट ही अधजननी गुहा में पीतक के ऊपर भ्रूणीय एक्टोडर्म का निर्माण करती है। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म। कोरक बिंब की एपिब्लास्ट जो कि संभावी एक्टोडर्म, नोटोकोर तथा मेसोडर्म की बनी है से नोटोकोर तथा मेसोडर्मल कोशिकाएं पृथक होकर एक स्तर के रूप में एपिब्लास्ट व हाइपोब्लास्ट के मध्य की तरफ गमन करने लगती है। इन कोशिकाओं के भीतर की तरफ गमन के परिणाम स्वरूप प्रिमिटिव स्टिक का निर्माण होता है। ये आपको चित्र में दिखाया गया है। प्रिमिटिव स्टिक का निर्माण जो है इस प्रकार से होता है। अब है फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टिक। अंडे देने के 6 से 7 घंटे पश्चात भ्रूण में प्रिमिटिव स्टिक का निर्माण शुरू हो जाता है। इसके निर्माण हेतु कोडल व मेसोडर्मल कोशिकाएं एपिब्लास्ट से पृथक एवं कन्वर्ज होकर एपिब्लास्ट एवं हाइपोब्लास्ट के मध्य भाग में पारदर्शी क्षेत्र के सिरे की तरफ एकत्रित होने लगती है और यहाँ पर एक पारदर्शी क्षेत्र में एक प्रिमिटिव स्टिक का निर्माण हो जाता है। प्रिमिटिव स्टिक के निर्माण में कायिक मेसोडर्म, प्रीकोडल एवं नोटोकोडल कोशिकाएं भी भाग लेती हैं। कायिक मेसोडर्मल कोशिकाएं कन्वर्स होकर मध्य भाग में आने लगती हैं तथा इनके पीछे पीछे प्रीकोडल व नोटोकोडल कोशिकाएं भी लुढ़क कर अंत में आदि रेखा के निर्माण में भाग लेती हैं। विकास के 8वें घंटे में पारदर्शी क्षेत्र के पश्च त्रिज्या पर कोशिकाएं एकत्रित होकर एक छोटी आदि रेखा का निर्माण करती हैं, जिसे हम कहते हैं इनिशियल प्रिमिटिव स्टिक। ये भ्रूणीय विभेदन का प्रथम संकेत है। प्रारंभिक प्रिमिटिव स्टिक अग्र सिरे की तरफ लंबाई में वृद्धि करती है। विकास के 12वें घंटे तक इंटरमीडिएट स्टिक का निर्माण हो जाता है। ये पारदर्शी क्षेत्र के लगभग आधे भाग में फैल जाती है। ये आदि रेखा लंबाई में बढ़ोतरी करती रहती है। इसके परिणाम स्वरूप पारदर्शी क्षेत्र गोलाकार के बजाय नाशपाती के आकार का हो जाता है। तो ये आपको चित्र में दिखाया गया है किस प्रकार से इसका आकार नाशपाती के आकार का हो जाता है।
विकास के 19वें घंटे तक आधी रेखा में पीछे की तरफ निरंतर मेसोडर्मल कोशिकाओं की बढ़ोतरी होती है, अर्थात अधिक से अधिक मेसोडर्मल कोशिकाएं आकर प्रिमिटिव स्टिक में मिलती रहती हैं। इसमें प्रिमिटिव स्टिक आगे की तरफ खींचकर लंबी हो जाती है। प्रिमिटिव स्टिक की लंबाई में निरंतर सक्रिय वृद्धि के कारण ये पारदर्शी क्षेत्र से बाहर निकल जाती है और आधी रेखा बहुत संकरी हो जाती है। आधी रेखा का पश्च चिरा भी लंबा हो जाता है और ये पूर्ण आधी रेखा का निर्माण हो जाता है। कोरक चम में जिन गतियों के कारण आधी रेखा का निर्माण होता है उन्हें हम प्री गैस्ट्रुलर मूवमेंट्स कहते हैं। प्रिमिटिव स्टिक में आकर एकत्र होने वाली मेसोडर्मल कोशिकाएं अनिश्चित काल तक वहाँ एकत्रित नहीं रहती हैं, बल्कि ये कोशिकाएं इन्वोल्यूट होकर अग्रपार्श्व दिशा में फैलकर मेसोडर्म की परत का निर्माण करती रहती हैं। अधिकांश मेसोडर्मल कोशिकाएं आधी रेखा में एक सिरे से प्रवेश करती हैं और उसी सिरे से फिर बाहर निकल जाती हैं। कुछ कोशिकाएं दूसरे सिरे तक चली जाती हैं। आधी रेखा के पश्च एवं पार्श्व किनारों से कोशिकाओं के अंतर्वलन की दर अभिसरण दर से अधिक होती है। अतः प्रिमिटिव स्टिक की संपूर्ण लंबाई में पृष्ठ की तरफ एक खांच का निर्माण हो जाता है, जिसे हम प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं, और इसके उठे हुए किनारों को हम प्रिमिटिव रिज कहते हैं। तो इस तरह ये होता है। गैस्ट्रुलेशन में 3 स्टेप्स होते हैं, जिनमें से ये लास्ट स्टेप जो है वो प्रिमिटिव स्टिक का निर्माण। इस वीडियो में यहीं तक। आगे हम दूसरी वीडियो में इसका अगला डेवलपमेंट का अगला स्टेप पढ़ेंगे। थैंक यू।